तो देखिए हमारे सामने मीथेन है जिसका कल हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था 16 क्योंकि गैस थी इसलिए कल हमने कल ही तुलना कर दी थी हवा से कि ये हवा से हल्की है। और जिनको पीछे का ग्राहम के विसरण का नियम याद है उनको पता ही है, पीछे गैस हम पढ़ चुके हैं कि ग्राहम का विसरण का नियम अणु भार या घनत्व के वर्गमूल के विपरीत है। तो देख लो मीथेन का अणु भार 16 है जबकि हवा का 32 है। अतः जिसका अणु भार कम होगा बताओ विसरण दर ज्यादा होगी और जिसका अणु भार ज्यादा होगा विसरण कम होगा। तो जिस दिन ये नियम पढ़ा वो दिन मैंने 2 सिलेंडर लेके वहां देखना हाइड्रोजन भर के सवाल किया जाएगा। पेपर में ऐसे ही आप वाइवा में सवाल पूछेगा तो कैसे बताना। तो यहाँ भी इसका लाभ लिया जा सकेगा। तो भौतिक गुण का पहले पार्ट के लिए हम तैयार हैं। जल्दी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या बनानी है सर? रंग गंध अवस्था और स्वाद। तो कल ही देखा था आपने इसका रंग कोई नहीं है, रंगहीन है। पानी में बुलबुलवा को फोड़ेंगे कोई रंग निकलता है? दूसरा क्या? गंध, कोई गंध नहीं है। अब कोई बच्चे के दिमाग में बात आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो सोचो। कल हमने बताया कि बेटा जो आपके घर की एलपीजी है उसमें 3 एल्केन के कंपाउंड मिले हैं, मीथेन, मीथेन और प्रोपेन, है ना? और ये तीनों के मिश्रण को आप एलपीजी कहते हैं। और आपने देखा होगा कभी अपने घर में खुद भी अगर कभी गैस ऑन करके जलाए होंगे तो फक करके बड़ी तेज है ना? अभी हम दहन में आएंगे तो ये सब कैरेक्टर खोलने वाले हैं। तो जब आप जलाओगे तो देखना ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बड़ी तेजी से जलता है और इसका टेम्परेचर हाई होता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये सिलेंडर की गैस लीक हो जाए तो महकने लगती है। और हम यहाँ कराएंगे बेटा ये तो आप कहोगे सर वहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं आप। यही वजह रुक गए कि हमको कनेक्ट बात समझाना। ये बेटा गंधहीन ही है। क्या है? गंधहीन है, लेकिन ये ज्वलनशील है, बड़ी तेज आग पकड़ती है। इसीलिए आपके घर में ये गैस जब यूज हो तो आप सुरक्षित रहें, यानी आपके घर में आग न लग जाए, इसका आपको पता चल जाए। इसलिए हम इसमें एथिल मर्केप्टन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? और इसी की वो गंध आपको सुनाई मिलती है। यानी वो गंध इसकी है कि इनकी नहीं है। तो अगर आपको भ्रम हो रहा है कि वो गैस महक रही है तो बेटा वो इन हाइड्रोकार्बन की वजह से नहीं महक रही है, इसकी वजह से। ताकि आप घर में आग न लगे। इसलिए वाइवा में पूछ दे कि इन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन की गैस के मिश्रण को एलपीजी कहते हैं और ये महकती होती है। तो महकने का कारण और इसीलिए अगर आपके घर में गैस लीक हो गई है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में घुसते ही जैसे ये गंध पाए तब न तो माचिस जलाएं न तो स्विच ऑन ऑफ करें, क्योंकि जब आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो देखोगे स्पार्कल से चिंगारी निकलती है। और आप लाइटर जब जलाते हैं तो उसमें भी चिंगारी देखोगे भाप से करके जल जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन बना के रखो। तो बेटा इसलिए ऐसा बातें समझ आ रही है? वो खांसी वाला बच्चा निकल जाओ बाहर क्लास में, जाओ मुंह धो के पानी में पी के आओ, जब ठीक रहेगा तो आना, नहीं तो घर चले जाना। चलिए बेटा, बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से बेटा
वो गंध मारता है। Yes. और इसीलिए कि घर में आग है, यस तो उसमें क्या करना चाहिए, तुरंत खिड़की दरवाजा खोल देना। जैसे कल खुलवाए थे, यस ताकि गैस तुरंत एग्जॉस्ट हो जाए। इसीलिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो अपना किचन हमेशा नॉर्थ ईस्ट कोने में लगाते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा का केंद्र है, उत्तर पूर्वी दिशा में, और ज्यादातर हवाएं उत्तर पूर्वी होती हैं। और जहां भी लगाते हैं वो अपने घर में झांझर लगाते हैं ताकि गैस लीक हो। इसलिए वो पहले रसोई में घुसने से पहले, रसोई में गैस ऑन ऑफ करने के माने गैस ऑन करने के पहले, यूज करने के पहले वो पहले एक झांझर ऑन करते हैं कि इस कमरे की सारी गैस ताकि आग लगने की घटना। तो इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि बेटा आप जान जाइए ये किसकी वजह से गंध आती है, इनकी वजह से नहीं आती। तो आपको पहला पॉइंट कंफर्म हो गया। ये गंधहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। आपको यही चाहिए था ना, गंध, स्वाद और आवश्यकता। तो हम जानते हैं मीथेन गैस होती है ना, तो इट्स कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस गैस। ओके, यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है, आपको जो क्लू सिखाया गया फंडामेंटल, तो उसी क्लू पर हम आंसर लिख रहे हैं। यस सर। दूसरा क्लू था जल में विलेयता, है ना, कि पानी में घुलेगा या नहीं। तो आपको मैंने फंडामेंटल भी बताया था विलेयता करते किसे। 100 ग्राम विलायक में सामान्य ताप पर कोई भी पदार्थ जितनी मात्रा में वह घोल लेता है वही उसकी विलेयता है। दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये गैस जल में घुलेगी या नहीं। कल हमने बताया था कि बेटा घुलेगी तो भी जानना होगा क्यों घुलेगी, और नहीं घुलेगी तो क्यों नहीं घुलेगी। चले बेटा, तो देखो अगर मीठे को आप पानी में डालोगे, कल देख रहे थे अगर पानी में घुलने वाला होता तो तुमने देखा था लैब मेथड में भी पानी से बड़ी गैजार में लटका दिया जाता। अब कल छेना वाला पदार्थ दे रहे थे कि पानी में जो बुलबुला बना हुआ है, तो आपको आइडिया तो मिल गया कि पानी में घुलती नहीं। मतलब ये बिना मेहनत के याद करने की बात कर रहा हूँ। अगर लेक्चर कायदे से सुना गया है तो कल बताए। तो बेटा ये जल में नहीं घुलती। अब हमने सवाल किया था कि अगर नहीं घुलती तो क्यों नहीं घुलती। तो देखो क्यों नहीं घुलती। जल को जब आप आयनाइज करोगे तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। अब तुम अपने केमिकल बॉन्डिंग में ध्रुवी और ध्रुवी सहसंयोजी बंध में चले जाओ, तो देख सकते हो कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। यस सर, समझ रहे हो। कौन सा पोलर कोवेलेंट, ध्रुवी सहसंयोजी बंध, ठीक है। और मीथेन जो है और ध्रुवी है। कौन है? ये नॉन पोलर है। अब जिन लोगों को ध्रुवी और ध्रुवी सहसंयोजी बंध आज भी याद है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद नहीं है वो अपना जैसे हो वैसे पढ़ते हैं। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि नॉन पोलर उसे कहते हैं जो असमान परमाणु के साझेदारी से बनता है। पूरी तरह नहीं वो काम करेगा तो पड़ता है। तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए अगर ये भी पोलर होता तो पोलर में अब समझ में आ गया। अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा मीथेन पानी में क्यों नहीं घुलता, तो सिंपल सा उत्तर दो कि सर मीथेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जबकि पानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसीलिए इसमें नहीं घुलता क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड जो पोलर कंपाउंड है उनके वो लो एक शब्द दे देगा क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक
यानी हिंदी में जल विरोधी। जल विरोधी, याद रखना बेटा। हाइड्रोफोबिक है, दोनों पोलर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही यानी जल से प्रेम करने वाला, तो ये हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी है, इसीलिए बेटा ये जल में नहीं होता। में पूछा गया, चाहे पेपर में आ गया कि वाई मेथन इज नॉट सॉल्वेबल इन वाटर, तो यू विल एक्सप्लेन वाटर इज द polar element bond, while methane non-polar covalent bond. That's why it is hydrophobic in nature, so it is not. हिंदी में सुन लो, मीथेन और ध्रुवीय संयोजी यौगिक है, जबकि पानी ध्रुवीय संयोजी यौगिक है, इसीलिए ये इसमें नहीं घुलता क्योंकि ये जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक। आगे बढ़िए। तो जो जल में नहीं घुलेगा वो कहाँ घुलेगा? उसी में घुलेगा, किसमें? अध्रुवी में। और जितने कार्बनिक यौगिक हैं वो सब अध्रुवी हैं मोस्टली, इसीलिए ये घुलेगा ईथर में, अल्कोहल में, एसीटोन में, देख रहे हो ना? और ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कि कार्बनिक विलायक है, जो अपने बोलता है उसे विलायक कहा जाएगा। शब्द सही पढ़ ले, क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, क्योंकि ये अध्रुवी है तो अध्रुवी में घुलेगा, ध्रुवी है तो ध्रुवी में घुलेगा। अब समझ में आ गया? ये इसलिए इसमें तो एक पढ़ जाओ, जल में ये अम्लीय, तो अम्लीय समझा दिया। और कहाँ मिलेगा? ईथर, अल्कोहल, एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में घुलेगा। आगे बेटा चार प्रॉपर्टी गए थे ना, याद रखना बेटा, ये सब जो सुना है। अब चौथा देखो कहाँ मिलेगा, चौथा कैरेक्टर क्या है? देखो बेटा, मीथेन जो है एल्केन का सबसे लोवेस्ट सदस्य है, यही कार्बन से स्टार्ट है। अतः सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है, द्रव इसमें गैस अवस्था में। लेकिन सामान्य ताप पर अगर अधिक प्रेशर दे दिया जाए तो लिक्विफाइड हो जाता है, जैसे एलपीजी में होता है। आप एलपीजी की टंकी उठाएंगे जैसे लगा पानी नहीं लगा, ये इसका विशेष गुण है। और दूसरी बात की बहुत ही ज्वलनशील है, आग लगती है इसमें, तो ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन ये निम्न श्रेणी का एल्केन है, निम्न श्रेणी का एल्केन है, ठीक है। सामान्य ताप पर तो लिखकर बैठो ये दोनों, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर यह लिक्विफाइड हो जाता है, यानी कि द्रवित हो जाता है। ये तो गैस है ही ना बेटा, सामान्य ताप पर बैठो, बोलो कुछ नहीं, समान ताप पर गैस नहीं होगा। सामान्य ताप पर ये लिक्विफाइड हो जाता है, यानी द्रवित हो जाता है। लिक्विफाइड हो जाता है, यानी कि द्रवित हो गया। ये पॉइंट में लिखो, इट इज द लोअर कैटेगरी ऑफ द एल्केन्स and at normal temperature it is liquefied. अब एक न्यूमेरिकल हो सकता है, पेपर में भी हो सकता है, जो अभी परीक्षा देने जा रहे हैं कि 3-4 के एल्केन का नाम दे दिया। अब तो कैसे जानूंगा कि एल्केन ने दिया है? पहचानना बता दो, जनरल फार्मूला से या स्ट्रक्चरल फार्मूला से। अब पूछ दिया कि बताओ इनमें कौन ज्यादा क्रियाशील है,
तो बेटा जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसका अणुभार बढ़ता जाएगा और एक्टिविटी घटती जाएगी। यानी कि मीथेन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। इथेन 2 कार्बन हो गया, अब क्रियाशीलता प्रोपेन और कम, ब्यूटेन और कम, पेंटेन और कम। कार्बन की चेंजेस जैसे कभी भ्रम हो जाए तो छुअंता याद कर लेना। Yes. अकेले दौड़ के छूना है तो तेज दौड़ रहे Yes, sir. आज जब चेन बना के जोड़ रहे हो तो वो को खींचो। Yes, sir. Yes, sir. 3 लाइटों का चेन बन गया और खींचो। Yes, sir. एक्टिविटी Yes. तो इस तरह तुम अपने माइंड में डाल सकते हो। Yes, sir. तो कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी Yes, sir. अब जान गए ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. उसी में लिखो, उसी में कार्बन की संख्या अर्थात चेन बढ़ने के साथ साथ इसकी सक्रियता कम होती जाती है। इट्स एक्टिविटी इज reduced along with increasing the chain. Along with increasing the chain. तो बेटा भौतिक गुण में 4 प्रॉपर्टी हमने आपको दे दी। Yes, sir. अब जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी। अब आज आपको केमिकल प्रॉपर्टी में भी बताएंगे कि कौन कौन प्रॉपर्टी लेना चाहिए और कैसे तैयार करना चाहिए। चलिए Yes, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज पहले होमवर्क देखो, जितने कंपाउंड पढ़ो चाहे वो बनाने की विधि हो, भौतिक गुण तो सब में यही 4-5 लगेंगे, यही 4 से हमेशा निकालेंगे। लेकिन जब रासायनिक गुण पढ़ो बेटा ज्यादा कंसंट्रेट हो के हमारी ओर देखो, नजर एकदम मत छुपाओ, इधर बना के रखो। खोपड़ी में चली जाएगी तो ऑर्गेनिक का ये बेस खड़ा हो जाएगा। फिर 12 में दुनिया में सबसे आसान अगर केमिस्ट्री लगेगी तो ऑर्गेनिक लगेगी। और जो लोग कायदे से नहीं पढ़े हैं उनको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आनी ही नहीं, ना प्रयोग में जाएंगे नहीं, दोनों बातें। इसीलिए हमने दुर्घटना से पहले ही सावधानी बना दी है। तो आप इसीलिए जब पढ़ा रहे हैं सीखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। किताब पढ़ेंगे पूरी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ। तो अब आप देखिए केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी जब आप बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले हर में होमवर्क करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए मैं होमवर्क करना सिखा रहा हूँ बेटे, ध्यान से बताओ। आपने जिस कंपाउंड को पढ़ा है उसका नाम हाइड्रोकार्बन, और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड। जो पढ़े ना बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ा इसे लेटे हुए चुपचाप। इसमें शाही भर लेंगे, वो काली वाली शाही का जो ढक्कन अभी खोला नहीं गया है, लंगड़ा प्रकार से छेदना पड़ता है, मालूम है? अच्छा रुकिए, अभी रेसस में आइए तो करिएगा, तो किसी से काम करना। सब बच्चे ध्यान से देखें। तो आप देखिए होमवर्क कैसे करेंगे ये समझिए। आपको जो दिया गया है वो है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, यानी कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। या फिर ये जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि मान लीजिए कार्बन का X एटम भाग लिया है और ये बना लिया है 10-12 बच्चे बहुत अच्छा लग रहे हो, क्योंकि उनको पीछे का पढ़ने का लेक्चर उनके दिमाग में रहना है। तो ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब अगर कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो देखो कौन सी 4 प्रॉपर्टी शो करेगा। पहला, हाइड्रो और कार्बन होने के कारण वो कंबस्टन दिखाएगा। अभी कल वाले में आपको दहन और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है समझा, कंबस्टन दिखाएगा। किसके नाते दिखता है? हाइड्रोकार्बन मात्र होने के कारण। दूसरी प्रॉपर्टी वो दिखाएगा
ऑक्सीडेशन, यानी हिंदी में आप जानिए ऑक्सीकरण या उपचयन। जब पढ़ाई का ऑक्सीडेशन नहीं बोले तो ये पूरा भारत तक आपके क्लियर में भी रहेगा। और जो बायो पढ़ते हैं वो बायो में जब फोटोसिंथेसिस बताएंगे तो वो भी आएगा। ठीक है, तो खाली हाइड्रोकार्बन होने के नाते वो दो प्रॉपर्टी दिखाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी सैचुरेट होने से दिखाएगा। कल का लेक्चर याद कीजिए, कल मैंने बताया कि जो सैचुरेट होता है वह सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, जो अनसैचुरेट होता है वो एडिशन दिखाता है। और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाओ तो जबरी करके एलिमिनेशन दिखाएगा। तो अब बताओ ये तो है सैचुरेट। अगला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। आया बात समझ में? और अब इस सब्स्टिट्यूशन में हम लोग दो तीन के पॉइंट दिखाएंगे। पहले हैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया, दूसरा नाइट्रेशन यानी नाइट्रिक अम्ल से होने वाली क्रिया को नाइट्रेशन कहते हैं, और तीसरा सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली क्रिया। तो इस तरह से हम लोग उसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब ये तुम्हारा सबसे ये की हो गया चाबी। इसी चाबी से ये ताला खुल जाएगा। इसी को कहता है होमवर्क। अब आओ चलो एक तरह से दिखाना। ऐसे ही हर कंपाउंड में होमवर्क करेंगे, और जो तुम इस कंसेप्ट को ले लोगे तो जान जाओ एकदम खिलवाड़ है और कोई दिक्कत नहीं। पहला दिखाता हूँ कंबस्शन। अंशिका खड़ी हो, जल्दी से नाम लियो, खड़ी हो, नाम की चलिए। घरे में कभी कोयला का चूल्हा देखे हो? देखो नहीं, कोयला का चूल्हा कहीं नहीं देखे हो? तो उसमें भट्टी में कोयला डाल देते हैं तो मार धुआं निकलता है। हाँ, क्या निकलता है बताओ? बस कोयला देखे उसके अंदर। अच्छा चलो, तब तुम कम देखे हो, बैठ के देखो। हमको लगा तुम थोड़ा सर्वे करते होगे, क्योंकि कभी कभी तुम बहुत बढ़िया कैरेक्टर शो करते हो। तो अब सब बच्चे देखो, आपके घर में कभी कोयले का भट्टी लगाई गई हो तो देखना, ये अच्छा वाली दुकान पे देखना, तो कोयला भट्टी में डाल के जला दिया जाए तो मार धुआं निकल। और देखना, जो लोग देखे हैं ध्यान से, वो धुआं सफेद रंग का निकला। तो पिछले दिनों में जब प्रैक्टिकल पढ़ा रहे थे सबको 11-12 के साथ, तब बताए थे कि बेटा अगर एकदम सफेद धुआं निकल रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और आज भी जान लो, वाइवा में पूछ दिया जाए कि कोई भी चीज जलाने पर धुआं क्यों देता है, तो आज जानो, जब कोई भी वस्तु का पूर्ण दहन नहीं होता, तब वो धुआं देता है। जब वो पूर्ण दहन होने लगता है तब धुआं बंद होकर उष्मा निकलने लगती है। जैसे कोयला जब दहक जाएगा तो क्या देखा, अब आँच निकलने लगा, धुआं बंद होकर लिया घरे में खाना बनाया जाएगा। अगर पहले ही ऊपर बर्तन रखोगे तो धुआं नहीं बढ़ता, खाना में कुछ खराब हो जाएगी। तो देखो, वो लोग भले साइंटिस्ट ना हो, लेकिन अनुभव से वो सब कुछ बता रहे हैं। तो अब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि अगर कोई वस्तु धुआं देगी तो वह धुआं कब देगी, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो और CO2 की अधिकता हो, क्योंकि CO2 सीज फायरिंग गैस है, आग बुझाती है। इसीलिए देखना, देहातों में या घरों में या दुकानदार फट से पंखा लगा देता है, कहते पंखा लगा तो मार हवा खींच फेंकने के मार बढ़ने लगी। तो क्या कर रहा है, वो हवा को इकट्ठा करके उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ा रहा है। तो जैसे ही देखना अनुपात ऑक्सीजन का बढ़ेगा, धुआं कम हो जाएगा और लपट निकल जाएगा। अब आगे समझिए।
अब ये नहीं बता पाएंगे, इसीलिए नहीं तो अब दूसरा भी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब धुआं निकल रहा हो तो कुछ गांव में जो अनपढ़ लोग, अनपढ़ उनको नहीं कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि बहुत से अनपढ़ लोग बड़ी दिमाग के तेज होते हैं, अब कई पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं। जैसे जिनको कहा जा रहा है कि ये करो, वो नहीं कर रहा है, तो वो पढ़ा लिखा बेवकूफ है, उसको अनपढ़ भी नहीं कह सकते। अनपढ़ को एक बार कह दो कि काम मत करिए, तो क्यों कुछ आगे कहे, वो कहेगा नहीं फलाने मना के कहे, वो नहीं करेंगे। सुने हो ना? तो वो अनपढ़ है लेकिन बेवकूफ नहीं। और जो पढ़ने के नाम पे आया, उसको कहा जा रहा है ऐसे ऐसे करो, और वो नहीं कर रहा है, तो वो अनपढ़ नहीं, वो निराल बेवकूफ है। समझ गए? इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो, अनपढ़ बेवकूफ नहीं होता। बेवकूफ अनपढ़ हो सकता है, लेकिन अनपढ़ सारे बेवकूफ है ऐसा नहीं है। क्योंकि जो किसी की बात मान के काम चालू कर दो, बेवकूफ कहाँ है, वो तो चला कर दो। सीधी सी बात समझ लो। तो देखना कुछ लोग क्या करते हैं कि जहां कोयला में से धुआं सफेद सफेद निकल रहा है, उसमें हाथ डालते हैं या ओरिजिनल खड़ा होकर सांस खींचते हैं, कहते बड़ा बढ़िया लगता है। ये मैंने देखा है, सुना है गाँवों के ही द्वारा। मैं तो हमेशा रिसर्च करता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो ये वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लंग्स में कैंसर पैदा कर रहे हैं। क्या कैंसर? कैसे? क्योंकि उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड कम, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का 250 गुना ज्यादा नुकसान करती है। अगर CO2 की अधिकता से हमारे शरीर की RBC अगर 10 मर रही है, तो CO के कारण 10 गुणे 250, 2500 मरीज हो गए ना, 250 और आपके रक्त में एनीमिया हो जाएगी, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। और लंग्स की मोनोसाइट सेल बड़ी तेज मरेंगी, और मोनोसाइट और न्यूट्रोसाइट की लंग्स को हवा जो सांस खींच रहे हैं, एक तो नाक का बाल पहले फिल्टर करता है, और अगर फिर भी कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस गया है, तो फेफड़े के अंदर रक्त में उपस्थित न्यूट्रोसिल्स और मोनोसाइट, यही दोनों आपको सुरक्षित बना रही है, और ये दोनों डाई हो जाएंगे। आ गया समझ? इसीलिए धुआं अगर कोयला जलने से निकल रहा है, तो वो खींचने का विषय नहीं, वहां से दूर हट जाने का विषय है। और जब धुआं में हाथ डालोगे, तो धुआं का सफेद होना CO2 का प्रोडक्शन है, और हाथ डालते देखना हवा गीला हो जाएगा। इसका मतलब कि कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, और हाइड्रोजन जल के जलवाष्प बनाना है। क्या बनाना है? जलवाष्प। आओ करते हैं, दिखा रहे हैं। और इसके बाद तुमको एक कंपटीशन का पॉइंट बताऊंगा कि बिना मेहनत के तुरंत कैसे बैलेंस करोगे। ठीक बात? आओ पहले बोलो ये ना मीटिंग। अब कहां पे बोलो ऑक्सीजन सेक्शन की। तो कार्बन जल के बताए कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जल के जलवाष्प। जब पानी के बगल में तीर ऊपर मारेंगे, तो इसे क्या पढ़ोगे? जलवाष्प, वाटर वेपर। सूत्र वही रहेगा, H2O। खाली तीर मार देंगे। जब तीर नहीं मारेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल पढ़ोगे, जल का अणु पढ़ोगे। समझ गए? अब बैलेंस करना सीखो। एक कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 4, तो 2 से गुणा कर दिया। अब ऑक्सीजन 2 2 4 ओके पहले। आप देख सकते हो कि एक मीथेन के अणु को पूर्ण दहन करने के लिए ऑक्सीजन के 2 अणु की आवश्यकता है। यानी मीथेन का 16 ग्राम और इसका 16 दूनी 32 गुना 4।